Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 30th March 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Second Summit for Democracy. And this topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. So देखिए, सबसे पहले समझते हैं इस डेमोक्रेसी समिट के बारे में। पहली बार ये डेमोक्रेसी समिट 2021 में कराई गई थी इन दिसंबर 2021 एंड इट वाज कन्वीन्ड बाय यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन। दैट वाज फर्स्ट समिट फॉर डेमोक्रेसी। और अब करंट न्यूज़ ये है कि सेकंड समिट फॉर डेमोक्रेसी कंडक्ट कराई गई है अगेन बाय यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन। ये जो डेमोक्रेसी समिट कराई जाती है इसका मेन एम होता है कि दुनिया के लीडर्स को एक साथ लाना और डेमोक्रेटिक सिस्टम को हमारे पूरे दुनिया भर में वापस से उसको एक नया विगर या नया सपोर्ट देना। एट द सेम टाइम टू टैकल द ग्रेटेस्ट थ्रेट फेस्ड बाय द वर्ल्ड डेमोक्रेसीज इन अ कलेक्टिव मैनर। तो समझिए इनडायरेक्टली ये भी जो समिट कराई जाती है इट इज़ टारगेटेड अगेंस्ट कंट्रीज लाइक चाइना एंड रसिया, क्योंकि ये जो डेमोक्रेसी समिट है कहीं ना कहीं ये जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है खासकर चाइना उसको टारगेट करने के लिए होता है। और चाइना जैसे देशों को एक थ्रेट की तरह देखा जाता है बाय डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो दूसरा जो थीम है इम्प्लिसिटली इट इज़ टारगेटिंग चाइना दैट व्हेन इट सेज कि इट्स एम इज़ टू टैकल द ग्रेटेस्ट थ्रेट फेस्ड बाय डेमोक्रेसीज थ्रू कलेक्टिव एक्शन। वो बात अलग है, कहीं भी एक्सप्लिसिट तरीके से डायरेक्ट तरीके से चाइना का नाम नहीं लिया जाता है इन द समिट फॉर डेमोक्रेसी। ठीक वैसे ही जैसे क्वाड ग्रुप में कभी भी चाइना को ओपनली क्रिटिसाइज या ओपनली टारगेट ना करके इम्प्लिसिटली या इनडायरेक्टली टारगेट किया जाता है। तो ये जो डेमोक्रेसी समिट है कॉल्ड बाय यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन और इसका गोल हम देख रहे हैं। तो तीसरा मेन इसका गोल है टू प्रमोट open world, open and transparent world and world that respects rights and which collectively tackles the challenges just like we faced in recent time like COVID pandemic, climate crisis and inequality. At the same time the goal of democracy summit is to defend the world against authoritarianism and protect human rights. तो ये सब स्टेटेड गोल्स हैं इस डेमोक्रेटिक समिट की, डेमोक्रेसी समिट की। मैंने जैसा कि आपको पहले बताया पहली डेमोक्रेसी समिट 2021 में कराई गई थी और करंट न्यूज़ ये निकल कर के आ रही है कि यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन हैज़ नाउ को होस्टेड सेकेंड समिट फॉर डेमोक्रेसी अलॉन्ग विद कंट्रीज लाइक कोस्टा रिका, नीदरलैंड, कोरिया एंड जाम्बिया। तो इन 4-5 देशों ने मिल करके सेकेंड डेमोक्रेसी समिट को होस्ट किया है। इंडिया वॉज ऑल्सो एन इन्वाइटी इन द समिट और इसी कारण से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस समिट को वर्चुअल तरीके से एड्रेस किया। अगर हम अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के स्टेटमेंट को देखें या उनके एड्रेस को देखें टू द सेकेंड समिट ऑफ डेमोक्रेसी तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो ये थी। द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट आइडिया दैट आवर पीएम हाईलाइटेड वाज दैट इंडिया इज़ मदर ऑफ डेमोक्रेसी। प्रधानमंत्री जी ने ये बात हाईलाइट की कि जब बाकी दुनिया के देशों में डेमोक्रेसी का वहाँ पे कोई आइडिया भी नहीं था तब भी हमारे देश में डेमोक्रेसी प्रैक्टिस की जाती थी। फॉर एग्जांपल देयर इज़ हिंट्स और एग्जांपल्स ऑफ डेमोक्रेसी इन टेक्स्ट लाइक महाभारत और वेदास। सो देयर आर मेनी हिस्टोरिकल रेफरेंसेस टू प्रूव दैट नॉन हेरिडेटरी रूलर्स फर्स्ट एग्जिस्टेड इन इंडिया। तो दुनिया में सबसे पहले नॉन हेरिडेटरी रूलर्स मतलब कहीं ना कहीं एक तरीके से डेमोक्रेसी। आपने भी जरूर पढ़ रखा होगा एंशिएंट हिस्ट्री में भी द एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेसी यू कैन सी। खासकर आप अब बुद्धिज़्म के अंदर देख सकते हैं, जो लिचवीस में देख सकते हैं आप, दे वर हैविंग अ काइंड ऑफ रिपब्लिकन सिस्टम। साक्या क्लैन, लिचवीस, दे वर हैविंग रिपब्लिकन सिस्टम। सो वही चीज़ कोट कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि इंडिया इज़ मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज एंड दैट इज़ हाउ and the reason is because democracy existed in India since earliest. Second बात जो उन्होंने हाईलाइट की कि इंडिया इज़ गाइडेड बाय द डेमोक्रेटिक स्पिरिट ऑफ वासुदेव कुटुंबकम। तो वासुदेव कुटुंबकम मीन्स द वर्ल्ड इज़ वन बिग ग्लोबल विलेज। तो यूनिवर्सल डेमोक्रेटिक स्पिरिट में इंडिया बिलीव करता है
और यही कारण है दिस इज़ बेस्ट रिफ्लेक्टेड इन इंडियाज़ वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव। आपको पता है कि वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव के अंतर्गत इंडिया ने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ वैक्सीन दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंचाया, खासकर उन देशों में जहां पे वैक्सीन ईजिली अवेलेबल नहीं था। सो दिस रिफ्लेक्ट्स की हाउ इंडिया बिलीव्स इन वासुदेव कुटुंबकम, एन आइडिया ऑफ यूनिवर्सल डेमोक्रेटिक स्पिरिट। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिस पर हम थोड़ा और डिटेल में चर्चा करेंगे वो है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। ये कहा है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस डेमोक्रेटिक समिट में। तो डेमोक्रेसी कैन डिलीवर से क्या मतलब है? देखिए, अक्सर एक बात मानी जाती है कि डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है और इस कारण से डेमोक्रेटिक कंट्री का फास्ट तरीके से इकोनॉमिकली ग्रो कर पाना कठिन होता है। बट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि देखिए, इंडिया डिस्पाइट ग्लोबल स्लोडाउन्स अक्रॉस द वर्ल्ड, Indian economy is a fast growing major economy in current times. That itself proves कि democracy and development can go simultaneously. That proves कि democracy can deliver economic development. अब इसी चीज़ को, इस चर्चा को थोड़ा आगे लेकर के चलते हैं। डेमोक्रेसी कैन डिलीवर और नॉट, इस पर काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई है, तो उसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं ताकि कहीं डेमोक्रेसी पे अगर कोई एस्से आ जाए या एथिक्स पेपर में आप कुछ लिख पाएँ। तो डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट को लेकर के काफ़ी चर्चा हुई है। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट थेसिस है जिसका नाम है ली थेसिस। ली थेसिस इज एसोसिएटेड विथ ली कुआन यू, इज नोन एज फाउंडिंग फादर ऑफ सिंगापुर। और ली कुआन यू की दी हुई ली थेसिस का मानना है कि डेमोक्रेसी इज वेस्टर्न ऑब्सेशन, या दूसरे शब्दों में डेमोक्रेसी जो है दैट इज मोर सुटेबल फॉर वेस्टर्न कंट्रीज दैट आर मोर डेवलप्ड, रिच सिंस अर्लियर टाइम्स, एंड डेमोक्रेटिक आइडियाज़ आर नॉन कॉम्पैटिबल फॉर एशियन वैल्यूज़। एशियन कंट्रीज़ के लिए डेमोक्रेसी जो है वो कॉम्पैटिबल नहीं है, हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ को इमिटेट कर रहे हैं, एंड व्हेन वी इमिटेट समवन एल्स वी आर बाउंड टू फेल। तो ली कुआन यू की ली थेसिस में उनका मानना है कि इंडियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट विच इज़ मोस्टली रिवॉल्विंग अराउंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इज बाउंड टू फेल, इट इज़ फ्लॉड। ही सपोर्ट्स द चाइनीज मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। So he proposed that the developing countries should follow Chinese model. He was skeptical about India's development. He said कि poverty alleviation in India will never be attained mainly because of democracy. Democracy will act as a main obstacle. This is the key idea of Lee thesis. He says कि democracy brings indiscipline, it breeds corruption, क्योंकि डेमोक्रेसी में फ्रीक्वेंट इलेक्शंस होंगे, रेगुलर इलेक्शंस होंगे, फिर वहाँ नेपोटिज्म होगा, करप्शन होगा, कास्ट बेस्ड वोटिंग होगी, तो रिलीजन बेस्ड वोटिंग होगी, एंड दैट इज़ हाउ डेमोक्रेसी विल ब्रीड इनडिसिप्लिन एंड करप्शन, एंड दिस इज हाउ country like India, which is mainly revolving around the democratic principles or democratic political system, will remain a nation of unrealized potential. तो ये सब कहा है ली कुआन यू ने in his Lee thesis, where he has severely criticized Indian political system and claimed that Indian political system will never be able to bring development. उसको साफ साफ गलत साबित करते हुए अब इस तरह के ऐसे आएंगे कि डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, इस तरह का ऐसे ऑलरेडी आ चुका है इंडिया और चाइना को कंपेयर करने के लिए। जब एलिफेंट एंड द ड्रैगन करके एक ऐसे का थीम आया था, ड्रैगन से उनका मतलब था चाइना और एलिफेंट से मतलब था इंडियन इकोनॉमी। तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि यू सी हाउ इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इन समिट फॉर डेमोक्रेसी क्लेम्ड की डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। सो जो ली थेसिस है ली कुआन यू ने जो दिया था, दैट प्रपोजेज सॉफ्ट ऑथोरिटेरियन सिस्टम that is followed in China. पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्पीच है, इट हाईलाइटेड दैट डेमोक्रेसी कैन डिलीवर आज इट हैज़ डिलीवर्ड इन केस ऑफ इंडिया। अगर बात की जाए अमर्त्य सेन की, तो ली कुआन यू और अमर्त्य सेन के बीच का जो आर्ग्यूमेंट है वो काफ़ी प्रोमिनेंट आर्ग्यूमेंट माना जाता है एज फार एज डेमोक्रेटिक आइडियाज़ आर कंसर्न। अमर्त्य सेन गिव्स आइडिया इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, जबकि ली कुआन यू गिव्स आइडियाज अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया। तो अमर्त्य सेन ली कुआन यू के इस ली थेसिस को काउंटर करते हुए केरला मॉडल का एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि केरला इज बोथ, इट फॉलोज द डेमोक्रेटिक सिस्टम एट द सेम टाइम इट इज़ डेवलप्ड। और अगर आप देखें मौजूदा डेमोक्रेसी समिट में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ये बात को आर्ग्यू किया है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी जैसा कि आप कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि सर डेली एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराइए, मेंस आ रहा है, तो ये मेंस क्वेश्चन दिया है मैंने यहाँ पे
कि इट इज़ ऑफन सेड दैट डेमोक्रेसी इज अ लग्जरी दैट ओनली वेस्टर्न सोसाइटीज कैन अफोर्ड. In this context, explain why democracy survived in India and not in other third world countries. ये बात आप जानते हैं कि इंडिया के साथ कई सारे और भी देश आज़ाद हुए जिनको हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहते हैं, पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स कहते हैं, और वहाँ पे एक जनरल आइडिया है कि डेमोक्रेसी इज अ लग्जरी दैट poor countries like us cannot afford. You see, Pakistan also did not remain democratic for a longer period of time. There has been a lot of turbulence in Myanmar. Similarly, in Bangladesh also you see a lot of turbulence. But in India, you see democracy sustained, except for few years during the emergency time. Democracy has been a very stable system in our country. तो इसके पीछे क्या कारण है? तो जब भी इस तरह का सवाल आए जिसमें पहला एक स्टेटमेंट दिया हो बस कि इट इज़ ऑफन सेड दैट डेमोक्रेसी इज अ लग्जरी दैट ओनली वेस्टर्न सोसाइटीज़ कैन अफोर्ड, को फुल स्टॉप, ये बस एक स्टेटमेंट है. तो आपको इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन करना है कि ये क्या मतलब है. तो इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए या सब्सटेंशिएट करने के लिए आप सीधा सीधा ली थेसिस को कोट कर सकते हैं कि ली कुआन यू, फादर ऑफ सिंगापुर, सेज कि डेमोक्रेसी इज अ वेस्टर्न ऑब्सेशन एंड ऑल. एंड देन यू कैन से कि येट इंडिया हैज़ प्रूव्ड, the example of India has proved Lee thesis wrong to a great extent. India has sustained as a democratic system, at the same time it has prospered as an economy while following democratic political system. और फिर आप ये जो दूसरा सवाल है, जो मेन क्वेश्चन है जिसके आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, उसको आंसर करना शुरू कर सकते हैं कि हाउ इंडिया सर्वाइव्ड एज ए डेमोक्रेटिक सिस्टम अमंगस्ट अदर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज. उसमें आप लिख सकते हैं कि इंडिया का ट्रेडिशन हमेशा से डेमोक्रेटिक रहा है. बुद्धिस्ट ट्रेडिशन की बात की हमने, महाभारत या वेदा में भी बात की गई है डेमोक्रेटिक सिस्टम की. एंशियंट टाइम से हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन रहा है. डेमोक्रेटिक लीडरशिप इन द अर्ली phase after independence, like Pandit Nehru and all, they were completely against the idea of authoritarianism, and they developed second and third generation of democratic leaders like Lal Bahadur Shastri and up till Atal Bihari Vajpayee. Legacy of Indian national movement that made democratic ideas more strong. Legacy of Britishers, constitutional provisions, strict separation between civilian and military administration. ये प्रॉब्लम रहा है पाकिस्तान में. वहाँ पे सिविलियन और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ना होने के कारण डेमोक्रेसी हैज़ फेल्ड अगेन एंड अगेन एज ए रिजल्ट ऑफ सो मेनी मिलिट्री कू. एंड द साइज एंड द डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री इज ऑल्सो लाइक दैट कि नो अदर सिस्टम can have or could have worked in India. ये सब arguments आप लिख सकते हैं in order to answer this question. The next article is about prepaid payment instrument fees, PPI fees, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. देखिए, इस आर्टिकल को समझने के लिए पहले हमें थोड़ा सा यूपीआई के बारे में समझना होगा. वैसे यूपीआई के बारे में कई दफ़ा मैं आपको बता चुका हूँ, तो आई होप आपको पता ही होगा. यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इट अलाउज मनी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट. इसमें आप फीचर फ़ोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्मार्टफोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं. ऑफलाइन पेमेंट करने के लिए एक नया सिस्टम है यूपीआई 123, जिसमें इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम वगैरह से ऑफलाइन तरीके से भी यूपीआई पेमेंट हो सकता है. यूपीआई एक तरीके का टेक्नोलॉजी है या एक सिस्टम है जिसका इस्तेमाल करती हैं कई सारी फिनटेक कंपनियां, जैसे फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजन पे एंड इवन भीम, जो भारत सरकार द्वारा बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन है या सिस्टम है. ये सब यूपीआई का इस्तेमाल करके एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं. यूपीआई से रिलेटेड एक और न्यूज़ है, आपने जरूर सुना होगा, मैंने भी बताया है न्यूज़पेपर एनालिसिस में कि नाउ इंडियाज़ यूपीआई इज़ linked with Singapore's Pay Now. So now there will be direct transaction between a person living in India and a person living in Singapore. UPI was launched in year 2016 in order to promote digital payment. It was launched by NPCI, National Payment Corporation of India. National Payment Corporation of India एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आरबीआई और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने मिलकर के बनाया है अंडर ए लॉ, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट ऑफ 2007, जिसका मेन पर्पस है हमारे देश के अंदर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करना. तो मुद्दा ये है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 2007 में बनाया गया पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट या ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करने के लिए, और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 2016 में लॉन्च किया यूपीआई, जो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा इंस्टेंट तरीके से ट्रांसफ़र करा सकता है. आप सब ने भी यूपीआई जरूर इस्तेमाल किया होगा. ये बात हो गई यूपीआई की. अब बात करते हैं पीपीआई की, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट. प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें आप थोड़ा सा पैसा लोड कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं उसको,
और फिर उस इंस्ट्रूमेंट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं शॉपिंग के लिए या किसी और जगह पे पेमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल स्मार्ट कार्ड्स होते हैं आपका, जैसे मेट्रो कार्ड होता है दिल्ली में, आप उसको रिचार्ज करते हैं फिर उसका इस्तेमाल करते रहते हैं। ऑनलाइन अकाउंट्स कैन बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स। ऑनलाइन वॉलेट्स जैसे कि पेटीएम एंड ऑल, स्ट्राइप कार्ड्स, पेपर वाउचर्स, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, पीपीआई। इस तरीके के होते हैं। अभी पीपीआई से रिलेटेड ये करंट न्यूज़ है। एनपीसीआई ने कहा है कि पीपीआई, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट से पेमेंट से रिलेटेड 2 नए फीस अब अप्लाई की जाएंगी, 2 नए चार्जेज अब अप्लाई किए जाएंगे पीपीआई से रिलेटेड। वॉलेट लोडिंग सर्विस चार्ज दैट इज अप टू 15 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.15% एंड इंटरचेंज फी अप टू 1.1%। ये दोनों क्या हैं वो ज़रा देखते हैं। आई होप आपको अभी तक बात समझ आ रही है। यूपीआई एक चीज़ होता है, वो तो आपको पता ही होगा, आप इस्तेमाल करते ही हैं। पीपीआई, पीपीआई के लिए आप सीधा सीधा समझ लीजिए दिल्ली मेट्रो कार्ड, आपने उसको रिचार्ज किया और फिर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों को खरीदने के लिए, राइट। अभी नियम ये है, एनपीसीआई ने पीपीआई से रिलेटेड पेमेंट में 2 नए चार्जेस इंट्रोड्यूस किए हैं, वॉलेट लोडिंग सर्विस चार्ज एंड इंटरचेंज फ़ी। क्या हैं ये दोनों, वो जरा इस फिगर की मदद से समझते हैं। यहाँ तो डिटेल में एक्सप्लेन किया ही है, इस फिगर की मदद से समझते हैं। मान लीजिए कि आईसीआईसीआई बैंक में आपका या मेरा बैंक अकाउंट है, मेरा बैंक अकाउंट है आईसीआईसीआई बैंक में। अभी इस अकाउंट से मैं अपने पेटीएम वॉलेट में 50,000 रुपये ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ। तो अब कैसा होगा कि अगर मैं 50,000 रुपये ट्रांसफ़र कर रहा हूँ अपने पेटीएम वॉलेट में, तो 0.15% पेटीएम को चुकाना होगा एज वॉलेट लोडिंग सर्विस चार्ज। तो जितने का भी पेमेंट है 2,000 से ज़्यादा पे, 2,000 से ज़्यादा के अमाउंट पे अगर ट्रांजैक्शन होगा फॉर मोर देन 2,000 रुपीज़ अगर ट्रांजैक्शन होगा, जैसे कि इस केस में 50,000 दिखाया है, 50,000 अगर आईसीआईसीआई बैंक से निकाल करके इस वॉलेट में लोड किया जा रहा है, रिचार्ज किया जा रहा है, तो इसका 0.15% वॉलेट लोडिंग सर्विस चार्ज देना होगा पेटीएम को, आईसीआईसीआई बैंक को। अब क्या होगा कि मान लीजिए कि इस 50,000 रुपये जो पेटीएम में रिचार्ज हो गया, इसकी मदद से मैं कोई लैपटॉप खरीदने जा रहा हूँ किसी लैपटॉप की दुकान पे या लैपटॉप कंपनी से। उस कंपनी का मर्चेंट बैंक है एसबीआई, जो उस कंपनी को ऑनलाइन पेमेंट लेने में मदद कर रहा है। तो अब मैं यहाँ से पेटीएम से निकाल करके 50,000 रुपये जब एसबीआई के थ्रू दूंगा, तो एसबीआई एक इंटरचेंज फीस देगा पेटीएम को। तो दीज आर द 2 न्यू चार्जेस दैट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय पीपीआई। न्यू तो नहीं है लेकिन इस केस में अब एप्लीकेबल होंगे, ऐसा बताया है एनपीसीआई ने। पीपीआई प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट ये है इस केस में पेटीएम। इसमें आप जब पैसा लोड करेंगे तो वॉलेट लोडिंग सर्विस चार्ज लगेगा 0.15%, और यहाँ से जब आप पेमेंट करेंगे तो जो मर्चेंट का पेमेंट गेटवे वाली कंपनी होगी, जैसे इस केस में एसबीआई है, वो इस पीपीआई इंस्ट्रूमेंट कंपनी को इंटरचेंज फीस देगी। ये इंटरचेंज फीस जो है वो इस सप्लायर के बेसिस पे डिपेंड करेगा, इस सप्लायर का फंक्शन पे डिपेंड करेगा कितना लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर कन्वीनियंस स्टोर होगा, जैसे नॉर्मल मॉम एंड पॉप स्टोर पे हम जाते हैं सामान खरीदने के लिए, जिसको आप नॉर्मल कन्वीनियंस स्टोर बोलते हैं, तो वहाँ पे 1.1% तक इंटरचेंज फीस लग सकता है। अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं 1% तक, म्यूचुअल फंड में 1%, सुपरमार्केट 0.9%, टेलीकॉम 0.7%। मान लीजिए कि आप एसपीएम में आए एडमिशन लेने के लिए, मान लीजिए, राइट। एसपीएम का जो सर्विस प्रोवाइडर है बैंक वो है एसबीआई। आप पेटीएम से पेमेंट करना चाह रहे हैं, तो आपका जो भी पेमेंट अमाउंट है उसका 0.7% आपको इंटरचेंज फीस, आपको इन द सेंस कि आपके उस पीपीआई सर्विस प्रोवाइडर को मिलेगा। इसमें आम आदमी का कहीं से भी, हमारे आपके जैसे लोगों का कहीं से भी कोई लेना देना नहीं है, राइट। ये सब कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा है ये पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों के बीच में, बैंक्स के बीच में और पीपीआई के बीच में। 2 नए तरह के चार्जेस, वॉलेट लोडिंग सर्विस चार्ज एंड इंटरचेंज फीस। जब पेमेंट होगा तो ये जो फाइनल जो गेटवे सर्विस प्रोवाइड करा रहा है मर्चेंट को, इस केस में एक लैपटॉप प्रोवाइड करने वाली कंपनी हो गई मर्चेंट, तो मर्चेंट कंपनी को ये जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइड करने वाला बैंक है वो यहाँ से इस पीपीआई कंपनी को इंटरचेंज फीस देगा। अलग अलग
मर्चेंट के लिए अलग अलग तरीके का फीस एप्लीकेबल है, इंटरचेंज फीस। एजुकेशन सेक्टर के लिए 0.7% इंटरचेंज फीस एप्लीकेबल है। ध्यान देने वाली बात यह है कि द फी इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन। हमारे आपके जैसे पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन के लिए या पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप अपने ICICI बैंक से सीधा सीधा पेमेंट करना चाहें UPI की मदद से इस लैपटॉप की दुकान पे, उस केस में ये इंटरचेंज फीस एप्लीकेबल नहीं है। तो मुद्दा ये है कि आम आदमी को, हमारे जैसे और आपके जैसे लोगों को इस नए रूल से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये जो ट्रांजैक्शंस होने वाले हैं ये कंपनियों के आपस में बीच में होने वाले हैं जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट गार्डन टू हंट स्ट्रैटेजी ऑफ पूमा। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस GS पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, एक नई न्यूज़ निकल कर के आई है। पहले पूमा क्या होता है इस जानवर के बारे में समझ लीजिए, फिर करंट न्यूज़ देखेंगे। तो पूमा इज़ मेंबर ऑफ फैमिली फेलिडे, मतलब आप समझिए माउंटेन लायन को अगर या कैटमाउंट इसको कहते हैं, राइट। और इट इज़ मेनली फाउंड इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स लाइक डेजर्ट्स, chaparral, swamps, but these pumas they avoid agricultural land और flat lands और habitats lacking cover। ये ओपन, बिल्कुल ओपन एरिया में नहीं रहना चाहते हैं और IUCN स्टेटस इनका लीस्ट कंसर्न है। ये अंटार्कटिका से लेकर के आप समझिए साउथ अमेरिकन कंट्री चिली तक में ये पूमास काफ़ी सारे पाए जाते हैं। अभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल करके क्या आ रही है, ये सवाल पूछ लेगा इन्वायरमेंट में। पूमास को लेकर के एक नई बात सामने आ रही है कि ये काफ़ी स्ट्रैटेजिक तरीके से हंटिंग करते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि व्हेन दे हंट सच एनिमल, तो उसके कार्कस को एक पर्टिकुलर जगह पे इकट्ठा करके रखते हैं ये लोग। उसके जो शरीर का अवशेष है, कार्कस है, उसको एक पर्टिकुलर जगह इकट्ठा करके रखते हैं। उससे कैसा रहता है कि उस व्हेन द कार्कस after it is dead, the animal is dead, its dead body, that is carcass, that leads to release of a lot of nutrient rich products। तो इसके बॉडी से कई सारे न्यूट्रिएंट रिच प्रोडक्ट्स निकलते हैं एक जगह पे। ये लोग इस तरह के कार्कास को एक जगह इकट्ठा करते रहते हैं, न्यूट्रिएंट रिच प्रोडक्ट निकलता है जिससे वहाँ पे फिर प्लांट्स निकलते हैं। प्लांट्स निकलने के कारण गार्डन टाइप जैसा माहौल बन जाता है, नए नए प्लांट्स निकल आते हैं। फिर क्या होता है, वहाँ पे दूसरे इस तरह के जानवर अट्रैक्ट होते हैं और जब दूसरे इस तरह के जानवर अट्रैक्ट होते हैं तो पूमास को उनकी हंटिंग करने में आसानी होती है। दिस इज़ गार्डन टू हंट स्ट्रैटेजी। दिस इज़ ए न्यू थिंग दैट हैज़ बीन नोन अबाउट पूमास। दैट इज़ अ वेरी स्ट्रेंज एंड अ न्यू काइंड ऑफ थिंग। हो सकता है प्रीलिम्स में आपसे पूछ ले। ये जानवरों को मारते हैं और समझिए एक तरीके से एक जगह इकट्ठा करते हैं, उसका फर्टिलाइज़र बनाते हैं, नेचुरल फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनने देते हैं नेचर में। और फिर वहाँ पे जब प्लांट्स ग्रो होते हैं और एक गार्डन जैसा माहौल बन जाता है दैट अट्रैक्ट्स अदर सच एनिमल्स, देन हंटिंग फॉर पूमास बिकम्स ईजियर। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ असम, न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ द स्टेट ऑफ असम। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले थोड़ा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में जरा देख लेते हैं। दिस एक्ट वाज ब्रॉट इन 2005 with the main goal of eliminating corruption, enhance public participation in understanding the government for functioning and in order to strengthen the democratic processes। मेन गोल RTI एक्ट का है टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो RTI एक्ट में है क्या कि मान लीजिए कोई भी एक एप्लीकेंट, उसको अगर भारत सरकार के किसी ऑफिस से कोई इन्फॉर्मेशन निकलवाना है तो उसको एक रिटन एप्लीकेशन देना होगा विथ 10 रुपीज़ फीस इनटू अ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। अगर ये इंसान 30 दिनों के अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं देता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर उस पर्टिकुलर ऑफिस का, तो फिर उसके खिलाफ एपिलेट अथॉरिटी में जा सकता है एप्लीकेंट, और फिर एपिलेट अथॉरिटी के खिलाफ सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन में जा सकता है ये एप्लीकेंट, अगर इस एप्लीकेंट को सही इन्फॉर्मेशन टाइम पे नहीं मिल रहा है तो। उसी तरीके से अगर इस एप्लीकेंट को स्टेट गवर्नमेंट के किसी ऑफिस से कोई इन्फॉर्मेशन निकालवाना है तो एक एप्लीकेशन देना होगा स्टेट गवर्नमेंट के उस ऑफिस के पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को विथ अ रिटन एप्लीकेशन एंड 10 रुपीज़ फीस। अगर 30 दिनों के अंदर ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर इन्फॉर्मेशन नहीं देता है द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, देन द मैटर कैन रीच टू अपीलेट अथॉरिटी एंड देन इट कैन रीच टू स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। तो मुद्दा ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेस अपना जो भी इंफॉर्मेशन है पब्लिक को
टाइम टू टाइम फर्निश करे अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, उसके लिए बॉडी बनाई गई है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन। और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसेस टाइम टू टाइम रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन पब्लिक को फर्निश करें, उसको इंश्योर कराने के लिए बॉडी बनाई गई है स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। अगर सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन की बात करी जाए तो कैसे अपॉइंटमेंट होता है? देखिए, एक सर्चिंग कमेटी होती है। सर्चिंग कमेटी is made up of प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा एंड 1 कैबिनेट मिनिस्टर। ये 3 लोग मिल करके एक सर्चिंग कमेटी बनाते हैं और ये लोग फिर नाम अपॉइंट करते हैं फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन। तो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के अंदर टोटल 11 लोग होते हैं। 1 इज चीफ सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और 10 फिर सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन होते हैं। तो देखिए, ये जो बॉडी जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं इसमें 11 लोग होते हैं। एक चीफ सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और फिर 10 सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, और इनके अपॉइंटमेंट के लिए एक सर्च कमेटी होती है कंप्राइजिंग ऑफ दीज 3 पीपल। वो रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को और फिर प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करते हैं। वैसे ही स्टेट लेवल पे होता क्या है, सर्च कमेटी होती है दैट इंक्लूड्स चीफ मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड 1 स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर। ये रिकमेंड करते हैं गवर्नर को ऑफ दैट स्टेट और गवर्नर फिर अपॉइंट करते हैं स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के मेंबर्स को। तो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के मेंबर में एक होते हैं चीफ स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और उसके अलावा 10 स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं मैक्सिमम। करंट न्यूज़ ये है कि इस पोस्ट के लिए चीफ स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के पोस्ट पे हमारे स्टेट आसाम के फॉर्मर डीजीपी भास्कर ज्योति महंता साहब को अपॉइंट कर दिया गया है। तो नाउ भास्कर ज्योति महंता साहब, फॉर्मर डीजीपी ऑफ आसाम, इज होल्डिंग द पोस्ट ऑफ चीफ स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। अभी आरटीआई से रिलेटेड, आरटीआई का परफॉर्मेंस इन आसाम से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव बातें देख लेते हैं, कभी भी आंसर लिखने में हेल्पफुल रहेगा। अंडर आरटीआई एक्ट 2005 इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रमोट एंड पॉपुलराइज द एक्ट अमंग्स द सिटीजन, राइट, बट द गवर्नमेंट ऑफ आसाम हैज़ नॉट टेकन एनी सिग्निफिकेंट स्टेप इन दिस रिगार्ड। ऐसा अलग अलग आर्टिकल्स की मदद से पता लगता है, क्रिटिक्स लिखते हैं ऐसा। तो जब भी आप क्रिटिसिज्म लिख रहे हो तो ऐसा लिख सकते हैं। Use of RTI in Assam is lower as compared to national average. RTI in Assam has been used mostly for personal causes and not for public interest. Women applicants are only 2% of the total application. तो मुद्दा ये है कि ये सब डाटा के बाद आप कह सकते हैं कि RTI को अभी और पॉपुलर बनाना, उसके रिलेटेड और अवेयरनेस क्रिएट करना बाकी है। जबकि कुछ पॉजिटिव्स भी हैं। द नंबर ऑफ पेंडिंग केसेज अंडर RTI has reduced from 8,000 in year 2014 to about 1,000 in 2022 in the state of Assam. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। सारस क्रेन इज वर्ल्ड्स टॉलेस्ट नॉट हेवीएस्ट। वर्ल्ड्स हेवीएस्ट तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। वैसे ही ये सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत है बिकॉज 42nd अमेंडमेंट एक्ट की मदद से फॉरेस्ट वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कंकरेंट लिस्ट, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। नवरोज फेस्टिवल इट इज़ सेलिब्रेटेड बाई पारसीज एंड इस्लामिक पीपल, सो पहला स्टेटमेंट गलत है बट दूसरा स्टेटमेंट सही है। साल में 2 बार होता है, एक बार पारसी लोग मनाते हैं और दूसरा बार इस्लामिक लोग मनाते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।